सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्की सियासत में कुछ दिन बड़े अहम है। अगर मैं ये कहूँ कि महीना बड़ा अहम है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का मामला है और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन कोशिशें कर रही है, नाकाम बनाने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है, इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादियों की आपस में मुशावरत हो रही है। इत्तेहादी जमातों ने अभी तक बाकायदा तो किसी फैसले का ऐलान नहीं किया, मगर बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि एमक्यूएम और काफ लीग दोनों का झुकाव अपोजिशन की तरफ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो बड़ी इत्तेहादी जमातों से अपोजिशन की मुलाकातें कामयाब रही हैं, क्योंकि अपोजिशन ने एमक्यूएम पाकिस्तान और काफ लीग दोनों के मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी एक बार फिर इत्तेहादियों को मनाने में मसरूफ है। कल गवर्नर सिंध ने एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की, जबकि वजीर आजम ने काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कहा 48 घंटे बड़े अहम हैं और इस दौरान मुलाकात हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद के बायस हुकूमत भी अब खासी परेशान नजर आ रही है और ये बातें भी कही जा रही हैं कि हुकूमत ने घबराना शुरू कर दिया है। हुकूमती बयानात से तो कुछ यूं लग रहा है कि हुकूमत काफी परेशान भी है और कंफ्यूज भी है। एक जानिब हुकूमती वुज़रा काफ लीग पर तनकीद और तंज करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुलाकातें और बात बनाने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि अपोजिशन से किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे, ना ही इनको एनआरओ देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में अपोजिशन से अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की गुजारिश भी की और फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि अपोजिशन ये तहरीक वापस ले, देखते हैं कि हम अपोजिशन को बदले में क्या देख सकते हैं। और यहाँ पर यह सवाल भी बड़ा अहम है कि क्या हुकूमत ने अपोजिशन से लेन देन पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है, और अगर ऐसा है तो हुकूमत लेन देन कैसे करेगी। तो फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, मैं आपको वो सुनवा देती हूँ। फिर जरा बात करेंगे कि 17 का हिस्सा, यानी कि वो जो अपोजिशन का 17 का हिस्सा है वो किधर जाएगा, किसके पलड़े में जाएगा, अपोजिशन के पलड़े में या हुकूमत के पलड़े में। तो जरा देखिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। तो ये तो कल का बयान था, लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी तब्दील हो चुकी है। और तब्दील यूं हुई कि 27 तारीख है जलसा डी चौक पर, और 28 तारीख यानी कि अगला दिन है वोटिंग का दिन, यानी कि उस दिन तो लोग वहां से गुजर के वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे, उसके अगले दिन जाएंगे। और उसके अगले दिन क्या सूरत हाल रहेगी, 21 को है पहला इजलास जिसमें बहस होगी, और उसके बाद जो बहस होगी तो 27 को जलसा होगा, फिर 28 को वोटिंग होगी। तो ये एक सारा सिनेरियो है, जो डेट्स आ गई हैं फाइनल। तो अब होने क्या वाला है कि 10 लाख इकट्ठे करके लोग वज़ीर आज़म इस बात को साबित कर देंगे कि ये तहरीक अदम एतमाद उनके हक़ में कामयाब नहीं होगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़। बहुत शुक्रिया लगाई साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदुखेल साहब हमें ज्वाइन करें। कादिर साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। राना साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं आलमगीर, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। आलमगीर साहब, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगी। 27 तारीख का अब आ गया, ये फाइनल डेट है कि जी 27 को होगा जलसा डी चौक पर, और 28 आ गई कि जी ये होगा वोटिंग का दिन, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाएगी। तो यानी कि अब जब जलसा होगा तो उस दिन तो लोग गुजर के वहां से नहीं जाएंगे, ये बात तो तय हो गई आलमगीर। ये जो फैसला है ये सिर्फ एक तो कॉन्फिडेंस शो करता है। वजीर आजम साहब अपने मसल्स दिखा रहे हैं कि अवाम उनके साथ है, और जब से ये सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए, अवाम और ज्यादा चार्ज हो गई है। अवाम इस वक्त गुस्से में है कि ये मतलब सारे चोर एक जगह इकट्ठे होके इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए एक हो गए। तो ये इससे पहले हाफसाबाद में जलसा हुआ, उससे पहले दीर में जलसा हुआ, और विहाड़ी में जलसे आपने देखा अवाम की बहुत बड़ी तादाद इन जलसों में शरीक हुई। और ये वजीर आजम साहब की मकबूलियत और इन चोरों का जो इस वक्त ग्रुप बना रहा है, फैसला अवाम ने नहीं करना, रकीन असेंबली ने करना है। देखिए यकीनन, लेकिन जो असेंबली में नुमाइंदे अवाम ही इलेक्ट करती है ना उनको। बिल्कुल, ये सिर्फ वजीर आजम साहब दिखा रहे हैं कि आज भी वो मकबूल तरीन लीडर है। ये दिखा रहे हैं कि अवाम का एतमाद आज भी उन्हें हासिल है।
इसीलिए और उन्होंने बारहा कहा कि कोई फिक्र नहीं है अदमो एतमाद और ये जो सारे इनकी कैंपेन चल रही है, इंशाल्लाह 28 को आपके सामने होगा। इससे पहले भी जब सेनेट की चेयरमैन की मीटिंग आई, पैटफ का बिल आया, नैब तरामीम आई, फाइनेंस बिल्स आए, इन सब चीजों में हमें अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स में हमने अपनी मेजॉरिटी शो की। और तब भी इनके यही बयानात होते थे, आज हुकूमत गिरा रहे हैं, कल गिरा रहे हैं, हमारे नंबर्स पूरे हो गए, हमने फला लिया है, जरदारी ने पैसा चला लिया है। तो ये चीजें इससे पहले कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये इससे पहले भी ये तारीख रही है, लेकिन हमेशा वजीर आजम साहब ने इनको शिकस्त दी। और इससे पहले वजीर आजम साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके इन्हीं असेंबली से, इन्हीं अराकीन से। तो इंशाल्लाह आपके फिर से वही तारीख दोहराई जाएगी इंशाल्लाह, और इन लोगों को शिकस्त होगी। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ अपोजिशन से, मुझे ये बताएं कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि वजीर आजम साहब की मकबूलियत में कमी आ गई है, महंगाई है, लोग परेशान है, इकोनॉमी तबाह हो गई है, तो एक साल बाद लाने की क्या जरूरत है? इलेक्शन का वेट कर लें। वो सवाल देखिए अपनी जगह है, लेकिन अब सूरत हाल ना वो वाली नहीं है जो पहले एग्जैक्टली जो सेनेट में होती रही, बिल पेश करते हुए होती रही। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बैरूनी एजेंडा के तहत आज जहाँ एक साल की हुकूमत रह गई, क्यों इसको गिराना चाहते हैं? ठीक है, मैं ये सवाल कर लेती हूँ। आलमगीर, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि ऑपोजिशन के लोग भी हमारे साथ हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ जाए। तो कादिर खान मंदोखिल साहब, बड़ी अलमबरदार है जमहूरियत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यों एक वजीर आजम अपनी 5 साल मुद्दत पूरी ना करे? सिर्फ 1.5 साल ही रह गया है, क्या जरूरत थी आज ही ये तहरीक अदम एतमाद लाने की? और ये फिर सबसे बड़ी बात ये कि भाई तहरीक अदम एतमाद लेकर आना और उसको पास करवाना, कितने श्योर हैं आप लोग कि ये हो भी जाएगा, पास भी हो जाएगी? मंदोखिल साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। मंदोखिल साहब, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। सर, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगी जरा ये मसला हल करें। तो राना साहब से ये सवाल पूछ, राना साहब मुझे बताएं, जरूरी है कि एक वजीर आजम उसकी मुद्दत पूरी होने से पहले उसको घर भेज दें, और आप भेज भी दें तो उसके बाद क्या होगा? फिर पूरी करने के तो 1.5 साल ही तो रह गया था, तो जरूरी था कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आना ही आना था ऑपोजिशन ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अदम एतमाद है वो एक आईनी रास्ता है, और वो हुकूमत से एक दिन पहले भी लाया जा सकता है, और हुकूमत का 1 साल हो या 1.5 साल हो तब भी लाया जा सकता है। लेकिन अभी लाने का इसका मकसद ये है कि ये हुकूमत हर लिहाज से फेल हो गई है, और ये 1.5 साल पूरा करके पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचाने लगी। ये 1.5 साल मुकम्मल करके एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं लाने लगी। और जिस तरह के ये रास्ते पे चल पड़े हैं, इन्होंने जिस तरह स्टेट बैंक को IMF के हाथों गिरवी रखवा दिया है, जिस तरह ये कर्जे ले रहे हैं, तो जो आगे का रास्ता है ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को एक ऐसे रिहाने पे ना ला खड़े हो जहां से इसको बेहतरी की तरफ ले जाना मुश्किल हो जाए। सर देखिए, तो ये सिचुएशन है ना महंगाई की और कर्जों की, तो वो तो कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है कि जो आए हुकूमत में और आके एकदम ठीक कर दे, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन अभी ये बताएं कि आपके पास कितने नंबर्स हैं, या मैं ही कहूँ इस्लामाबाद में कितने बंदे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का नंबर पूरा हो जाएगा आपके पास? इत्तेहादियों ने कितनी यकीन दहानी कराई आपको? देखिए, हमने जब ये इसको अदम एतमाद जमा कराई तो हमारी नंबर गेम मुकम्मल थी, तो हमने जमा कराई, और इसके अंदर जो ताखीर हुई वो इसी वजह से हुई कि इसमें हमें एश्योरिटी हो कि ये कामयाब हो जाएगी, ये जानते हुए हमने कराई। दूसरी चीज, जो इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो पहले इनके साथ खड़े थे। आज ये इमरान खान साहब कराची चक्कर लगाते हैं, वो कहते हैं जी अभी हमने फैसला नहीं किया, हमारी ऑप्शंस ओपन है। फिर ये बार बार गवर्नर साहब को भेजते हैं, वो कहते हैं हमने फैसला नहीं किया, हमारी ऑप्शन ओपन है। फिर ये काफ लीग वालों से मुलाकात करके आते हैं, वो कहते हैं हमारी बातचीत ही इस मामले पे नहीं हुई। ये क्यों झूठ बोलते हैं? इनको हकायक हमने भी तो बोलना है, आखिर तो हम सच बोल देंगे। कोई अभी मामला तय नहीं पाए, हमारी ऑप्शन ओपन है। तो अभी तक अगर कोई प्लस हुआ है तो वो ऑपोजिशन के हक में कोएलिशन पार्टनर्स ने किया है कि उनकी ऑप्शंस ओपन है और बातचीत जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी नंबर गेम हम मुकम्मल लेके चले, और ये कोएलिशन पार्टनर्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये डेवलप हो रहे हैं मामलात, ये एक अश्योरिटी की तरफ मामला जा रहा है, और इनको सब लोगों ने छोड़ जाना है, क्योंकि डूबती किश्ती के अंदर कोई सवारी नहीं करना चाहता। चलें, अच्छा मंदोखिल साहब जी, सर आपका जवाब, आप क्या कह रहे थे?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं कानून की बात करूँगा, भलाई की बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये आर्टिकल 95 के तहत जो है ना अदम एतमाद का आईन में, कानून में एक ऑप्शन है। फर्स्ट डबल आ रही है दोबारा। एक बात, हमने कौन सी गैर जुमरी काम की है? हम बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की क़यादत में जहां 27 फरवरी को कराची से रवाना हो गए और 10 दिन की सफर दिन रात करके और हम डी चौक पहुंच के और हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करके रास्ते में टूटा, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो हमने कौन से गैर जुमरी काम की है? और फिर उसके बाद अदम एतमाद का तहरीक आइन के मुताबिक है और हमारे पास 162 मेंबरान है और हम इंशाअल्लाह जो 10 की हमें जरूरत है, हमें डबल ट्रिपल का हिमायत हासिल हो चुकी है। और वो भी मैं दलाइल से बात करूंगा, काफ लीग आपके सामने, उसका स्टेटमेंट आपके सामने, 100% हमारे साथ है। बाप पार्टी बलूचिस्तान की स्टेटमेंट आपके सामने, असम्बली से वाकआउट कर चुके, 100% हमारे साथ है। और एमक्यूएम जिसकी 7 सीटें हैं कराची से, सिंध से, वो हिमायत हमें हासिल हो चुकी है, 100% हमारे साथ है। काफ लीग का वज़ारत आला का मामला तय हो गया मंदुखिल साहब? जी बिल्कुल, सारे इनके जो खदशात है, जो मुतालबात थे, वो हमने हल कर दिए। इसी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ बात करूं कि अपोजिशन जो हुकूमत की इत्यादी है, जिनके 17 वोट है, 5 बाप के, 5 का, 7 साथ है। और इस जो इनकी अपनी सफों में दरारें हैं, चाहे जहांगीर तरीन ग्रुप हो, चाहे हलीम खान ग्रुप हो, चाहे परवेज खटक ग्रुप हो, और उनसे भी हम राब्ते में हैं, वो भी हमारी हिमायत का यकीन दिला है। ठीक है, हम सूटों की जरूरत है, जो जमा इस्लामी को छोड़ के, 2 आजाद को छोड़ के अगर वो मिल जाए तो हमें सिर्फ 7 की जरूरत है। ये तो हो गई है। और फिर उसके बाद अगर पीटीआई वाले ये समझ रहे कि इनके पास आदाद शुमार पूरे है, तो कल सुबह बुला ले, क्यों 28 को बुला रहे? वैसे ही रात 1-2 बजे हमें मैसेज आता है, सुबह 11 बजे असम्बली के इजलास है, तो बुला ले। इजलास भी इसी तरह बुला लिए उन्होंने, तो कल सुबह बुला के पता चल जाएगा, 11 बजे इजलास बुला ले, 11:30 में पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितने मेंबर आने। पहली बात। दूसरी, मोहतरम साहब जब पीटीआई के बता रहे हैं कि हम चोर है, आपने कौन सी हम पर चोरी साबित हुई है और कौन से हम पर जो गलती हुआ है? और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि इमरान नियाजी साहब मोरली करप्ट है, अमेरिकन कोर्ट का फैसला मेरे सामने मौजूद है, ये चैलेंज करना चाहे मैं अदालत में पेश कर दूंगा। और फिर वो हमें कहते हैं कि हमारे चेयरमैन का वालिद को वो डाकू कहते हैं, इनके वालिद इकराम नियाजी को करप्शन भी निकाला है, इसकी परवरिश जो ना पूरे खानदान की करप्शन भी हो, क्योंकि जिनके बाप को जिनके 303 लोगों के साथ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने करप्शन पे निकाला, उस वक्त तो पता भी नहीं था कि ये कौन औलाद है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, अब चलें, हम अब जातियात पर नहीं आते हैं, अभी हम तहरीक अदम एतमाद पर ही फोकस रखते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन लगारी साहब के पास भी एक खबर है। जी जाओ, मैंने कौन सी जातियात की छोड़ के रहे जबानी, और मैं इनकी तस्दीक करता, सर्टिफाइड इनका मोरली करप्ट है। सर मैं इस पर बात ही नहीं कर रही हूँ ना, मैं इस पर बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें तहरीक अदम एतमाद पे फोकस करना है। जी आलमगीर, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक तो पीपल्स पार्टी से सबसे पहले तो ये सवाल करें ना कि जो ये लॉन्ग मार्च इन्होंने निकाला था, रॉन्ग मार्च, इधर कराची से, सिंध से और फिर पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचा और कह रहे थे हम इस्तीफा लेके वापस जाएंगे। पहले 4 दिन, फिर 5 दिन, फिर 1 दिन, पता नहीं कितने इन्होंने अल्टीमेटम दिए, वो इस्तीफा लेकर चले गए। क्या किया उन्होंने? और डी चौक पे ठहरे क्यों नहीं, वहां बैठे क्यों नहीं? इनका तो बड़ा लंबा प्रोग्राम था, बड़ी लंबी हाके मार के आए थे और कहां पे टांगने की बात कर रहे थे। तो पहले तो वो इसी तरीके से इनकी हवा निकलेगी जैसे लॉन्ग मार्च की निकली। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पीटीआई बैठ जाएगी डी चौक पे। ये जो कह रहे हैं कि 28 तारीख क्यों रखी, इस वक्त नेशनल असेंबली में ओआईसी का इजलास चल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा तारीख आगे की रखनी पड़ी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि भाई ये जो नंबर बता रहे हैं कि फला भी हमारे साथ, फला भी हमारे साथ, तो फिर तो हम घर बैठ जाते हैं, फिर तो चले जाते हैं। यार क्यों मीडिया पे आवाम को गुमराह कर रहे हैं? चले आलमगीर, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, गुमराह किया जा रहा है, ये तो पता चल जाएगा ना। एमक्यूएम काफ लीग के ब्याह पे पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने खुद को। चले लगारी साहब को भी मौका देते हैं, लगारी साहब के पास एक खबर है और जरा उनसे वो खबर लेते हैं। लगारी साहब, आपके पास क्या खबर है? अभी सबने अपनी अपनी बात की,
सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो कि हुकूमत के पास से निकल रहे हैं। मुझे एक तो पहले मालूम नहीं है कि आपका सवाल था कि 17 के बारे में कि 17 जी 17 तो वो है ना जो अपोजिशन के, वो हुकूमत के पास इत्तेहादियों का फिगर है। नहीं, वो बहुत पीछे है, बहुत पीछे की बात है ये। अच्छा। बात ये है कि जो अरकान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, जो अरकान हैं MQM के, जो अरकान हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, जी, वो अब तक डिस्टेंस से खड़े हैं हुकूमत के साथ। लेकिन मेरे पास ये इतला है, 17 की आप बात करी थी तो मेरे पास ये इतला है कि 34 अरकान हुक्मरान जमात के, उनका मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के साथ राब्ता है। राब्ता हुआ और राब्ता उनका जारी है। ये अरकान की तादाद है 34। अच्छा, इन 34 अरकान में बहुत से ऐसे भी हैं जिनके नंबर भी मेरे पास मौजूद हैं, जिन नंबरों पर राब्ते हुए। और इसके अलावा ये बात भी है जी सर कि इन अरकान के साथ हुकूमत ने राब्ते किए तो इन्होंने अपने नंबर बंद रखे और हुक्मरानों के राब्ते में नहीं आए, और अगर नंबर फोन की घंटी बजी है तो इन्होंने डिनाई किया और वो फोन रिसीव नहीं किए इन्होंने। ठीक है। और इन अरकान की तादाद 34 तो लिस्ट है जो मेरे ख्याल में अब वो पहुंचा भी दी गई है स्पीकर को कि जनाब इन लोगों को वोट नहीं डालने देना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो बता भी दिया है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बता दिया गया है, लेकिन मेरी अपनी इतला के मुताबिक ये तो हुकूमत के इल्म में है कि ये 34 अरकान है, लेकिन 4 अरकान ऐसे हैं जिनका हुकूमत को इल्म भी नहीं है कि वो भी हुकूमत के साथ राब्ते हैं। टोटल ये 38 बनते हैं, ये इत्तेहादियों में से कोई भी नहीं है। ये सब मैं समझ गई सर, ये 34 हुकूमत के उससे हैं जो कि राब्ते में हैं, 38 भी हैं जिसमें पूरे एक फिगर दे रहे हैं लगाई साहब। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। और राना एहसान साहब, क्योंकि खबर वाकई ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोगों ने राबता किया है, खासकर मुस्लिम लीग नून, और टिकट देने के वादे भी हो गए, अकोमोडेट कैसे करेंगे? क्योंकि आपके अपने लोग भी हैं तमाम अजला में, उनको टिकट दिया जाएगा या तहरीक इंसाफ के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा? कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए, ये एक मुश्किल फैसला है और इसके अंदर पार्टी लीडरशिप ने ये सोचा है कि जिधर जिधर भी एडजस्टमेंट हुई वहां के मेंबरान को और कहीं अकोमोडेट जरूर किया जाएगा, किसी को भी जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा और पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन इस चीज के बावजूद ये मुश्किल फैसला है। देखिए, नंबर गेम जब हमने मोशन टेबल किया तो तभी हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब ये जानते हुए और ये लोगों को रियलाइजेशन जिस तरह हो रहा है कि ये हुकूमत वाकई हकीकतन जारी है, वो नंबर बढ़ता जा, सब लोग तो अकोमोडेट नहीं होंगे, लेकिन ये आप देखेंगे कि नंबर और प्रेशर जो है लोगों का, हमारी पार्टी हो या सिंध में पीपल्स पार्टी हो या APK में JUI हो, उधर प्रेशर बढ़ेगा कि हमें एडजस्ट किया जाए। और इनके जो इत्तेहादी भी हैं वो भी इनको जो है वो अकेला छोड़ के जाएंगे, ये एक हकीकत बन चुकी है। दूसरा, मैं भी करप्शन के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट देना चाहूंगा। इन्होंने कहा तीनों करप्ट, तो ये जो पंजाब का सबसे करप्ट आदमी था बकौल PTI के परवेज इलाही साहब, उनके साथ मिलके तो ये 3.5 साल बड़े आराम से और बगैर किसी मॉरल प्रॉब्लम के हुकूमत करते रहे। तो अब इनको क्या तकलीफ हो रही है कि वो अब इनको अगर वो सवाल कर रहे हैं। और इसी तरह जो कातिल लीग थी MQM, उसके साथ भी मिलके इन्होंने बड़े मजे से हुकूमत की और जिनको चपरासी नहीं बनाना था उनको भी बना लिया। तो फिर ये बातें अच्छी नहीं लगती। और करप्शन के ऊपर एक आखिरी पॉइंट कि ये 10 सालों की सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है बकौल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के। तो खुदा के वास्ते आप अपने गिरबान में पहले झांक के देखें, बाद में कोई आप जो है वो लेक्चर दें। ठीक है पॉइंट। लेकिन मैं ब्रेक लूंगी, आके मुस्लिम लीग काफ का भी हम जरा मौक़िफ़ लेंगे। ज़ैन अली भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी। जो सियासी पारा है वो हाई हो चुका है। इत्तेहादियों का मामला भी बड़ा अहम है और मुस्लिम लीग काफ जिन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था बल्कि, तो जिसमें खासे घंटे गुजर चुके हैं, क्या फैसला कर पाई है मुस्लिम लीग काफ अब तक? अभी ज़ैन अली भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनको हम वेलकम करते हैं। ज़ैन साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ क्या फैसला कर चुकी है कि उन्होंने किधर जाना है?
देखें जी, आज सुबह चौधरी मोनिस इलाही साहब से अली तरीन साहब और जहांगीर तरीन साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अच्छा। और उसमें मुल्क और बिलखसूस पंजाब की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और तरीन ग्रुप क्या फैसला कर पाया है कि वो आइंदा मरकज और प्रोविंस में जो है वो क्या लायामल अपनाएगा, इस हवाले से भी दोनों रहनुमाओं में बातचीत जो है वो हुई है। और चौधरी मोनिस इलाही साहब ने जहांगीर तरीन साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त की है। सेकेंडली, ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब आज चौधरी शुजात हुसैन रवीज़ इलाही साहब से मिलने उनकी राइशगाह पर आए और इस मौके पर चौधरी मोनिस इलाही साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी वजीर आजम साहब के हवाले से जो है वो या हुकूमती मामला के हवाले से जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से तबादला ख्याल किया है। और थर्ड वन, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब भी आए हैं आज चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने। बिल्कुल। इस मौके पर चौधरी हुसैन इलाही साहब और चौधरी सालिक हुसैन साहब भी थे। और MQM का वक्त आज शाम 7 बजे मुलाकात करेगा चौधरी शुजात हुसैन साहब से और चौधरी परवेज इलाही साहब से। चौधरी परवेज इलाही साहब का ये कहना है कि इत्तेहादी जो भी मरकज में और प्रोविंस में तो वो मिल के फैसला करें। और ये ऐलान कब तक हो जाएगा? आज ही इस हवाले से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुशावरती इजलास भी होगा आज और कल भी होगा। और चूंकि इस टाइम करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में रोज बरोज और बिलखसूस लम्हा बलम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल बड़ी तेजी से जो है वो बदल रही है, तो इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के पास जो है वो तमाम ऑप्शंस खुले। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी ने फैसलों का तमाम तर इख्तियार चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दिया है और वही फैसला किया जाएगा जो मुल्क को कौम के मुफाद। कल वजीर आजम से मुलाकात हो रही है मुस्लिम लीग खाफ की? देखें जी, जिस तरह की आपने हालिया दिनों में देखा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब से मिलने तमाम सियासी बारी बारी जो है वो चौधरी साहब के पास तशरीफ ले गए और उसके बाद जब शुजात हुसैन साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए तो यहाँ पर उनकी भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम के मुफाद के लिए सियासी कायदीन का मिल बैठना, आपस में मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रखना जमहूरी तर्ज हुकूमत में एक अच्छी रिवायात है। और अल्टीमेट फोकस जो किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब के मुल्क और कौम के मुफाद के लिए और आम बहबूद के लिए और उसको रिलीफ दिलवाने के लिए, और जो हमें मैंडेट मिला है 5 साल का, ठीक है, और पार्लिमानी रवायत के तकद्दुस को पामाल ना होने दिया जाए और डिलीवरी जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा और गवर्नेंस लेवल भी बेहतर हो और आवाम को रिलीफ ज्यादा मिले। चूंकि 15-16 माह के बाद इलेक्शंस हैं तो हमने फिर आवाम में ही जाना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करेंगे। हुकूमत की गवर्नेंस पर मुतमईन नहीं है मुस्लिम लीग का? जी चाहती है कि जो जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत चौधरी चौधरी परवेज इलाही साहब बारहा ये कह चुके हैं कि चूंकि हालिया दिनों में महंगाई जो है वो काफी बड़ी है, सही है, तो इसके लिए भी संजीदा इकदाम करने की जरूरत है। तनख्वाहदार तबका जो है वो और आम आदमी जो है उसकी मुश्किलात में कम से कम है ना वो उसकी मुश्किलात को कम किया जाए, क्योंकि अशियाए नर्ख की कीमतों में इजाफा। ठीक है, असल मामला महंगाई है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट टेकन। जैन साहब हमारे साथ ही रहिए। कादिर खान मंदुखेल साहब, जाहिर है ये कुछ दिन बड़े अहम हैं, इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं अपोजिशन जमातों पर हुकूमत की जानिब से, बल्कि ये कहा जाए कि वज़ीर आज़म खुद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पैसे चल रहे हैं, ऑफर्स हो रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स हमारे MNAs को हुई हैं, वुज़रा को भी हुई हैं, इवन वो ये कह रहे हैं कि खूब पैसे चलाए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मोहतरम PTI के रहनुमा ने जो फरमाया है कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम इस्तीफा लेके जाएंगे, इस सबसे बड़ा झूठ। अपने प्रोड्यूसर साहब को बता दे, क्लिप निकाल के दिखा दे, हमारा या बिलावल साहब का किसी का भी, ये सबसे बड़ा झूठ है। और फिर अगर इतनी कॉन्फिडेंट है तो IC का इंतजार क्यों कर रहा है? सेनेट का इजलास भी तो रात 1 बजे बुलाया, कौमी असम्बली के तो कई मरतबा हमें रात 12-1 बजे मैसेज आ जाता है सुबह 11 बजे इजलास है, तो ये सुबह इजलास बुला ले, 11:30 बजे बुला ले। ठीक है, वो बात हो गई।
दूसरी बात, जो बात ये कर रहे हैं कि पैसों की हुआ है, आपको याद होगा इमरान नियाजी साहब ने कहा बलूचिस्तान में सेनेट का 70 करोड़ का रेट चल रहा है, और फिर वो 70 रेट करते करते उसने 70 करोड़ का ही आदमी ढूंढ लिया है, अब्दुल कादर जो ठेकेदार था, और उसको टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद पूरा पीटीआई बलूचिस्तान खड़ी हो गई है। उसने उससे टिकट वापस लिए है, बाप पार्टी ने उसको टिकट दिया है। बाद में बाप पार्टी के टिकट के हक में इनको दस्तबरदार कराया, और जिस शख्स को दस्तबरदार किया आगाज उसको गवर्नर बलूचिस्तान बना दिया है। तो खरीद व फरोख्त तो आपके है, और जो रेट आप बता रहे हो, आपके लोग क्यों बिकाऊ माल है, आपके लोग क्यों फरोख्त होने के लिए तैयार है? इस वजह से कि आपकी नाइली की वजह से। और जो लगारी साहब ने मोहतरम ने बताया कि 34 लोग हमारे, मेरे पास 35 का लिस्ट है, ठीक है, 34 बता दिए, 17 हम इत्यादि का ढूंढ रहे हैं। हमें चाहिए सिर्फ या 10 हमें वोट चाहिए। तो आप मुझे बताओ टास्क किसको मिला है? ये टास्क मिला है। अच्छा, जरा ये खबर दें, जरा ये बताएं मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम से मामला तय हो गए? जी हो गई है, बिल्कुल। अच्छा। और एमक्यूएम यूं तय हो गई कि एमक्यूएम के जो लोगों ने ये सोचा कि जहां सिंध के हुकूक पे डाका डाला गया, जहां एनएफसी अवार्ड में हमें पैसे नहीं मिले, ये भी सिंध के, जहां उन्होंने सिंध का पानी बंद किया है, वो भी सिंध में रहते हैं। और फिर उन्होंने देख लिया कि 3.5 साल में जो ने 162 अरब का, 1100 अरब का, और उसके बाद 120 अरब रुपए का जो ऐलान किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो वो तो पानी में चल, वो तो सब झूठ निकला। तो यकीनन एमक्यूएम के लोगों ने भी वापस अपने हलकों में जाना है और वहां से वोट लेना, और कराची की आवाम बड़ी बाशी, यानी कि आप लोगों के आपस में मामला सेट हो गए हैं, अब मजीद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर बात हो। ठीक है, पॉइंट टेकन। वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी हम सबका मौक़िफ़ लेंगे। राना साहब, मुझे ये बताइए कि ये प्रॉपर ऐलान अपोजिशन की जानिब से कब किया जाएगा कि मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला दे रहे हैं? ये प्रॉपर एक ऑफिशियल ऐलान कब होगा? ये ऐलान जब लीडरशिप समझेगी कि हर लिहाज से हर एंगल कवर हो गया है और अब कोई गुंजाइश नहीं है आगे पीछे होने की किसी की, चाहे वो इत्तेहादी हो, तो ये ऐलान हो जाएगा। इसी तरह देखिए, ये फैसले जो हैं जब फाइनलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं तो फिर ऐलानात हो जाते हैं। तो जल्द ये सारे मामला आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्लैरिटी की शक्ल तैयार कर। नहीं, आप ये बताइए कि देखें, बात ये कि पहले तो मियाँ साहब को मनाने का टास्क था कि मियाँ साहब कायल हो गए, अभी बात हो गई कि भी मियाँ साहब कायल हो गए। मुस्लिम लीग काफ ने फैसला करना है, उसके बाद आप लोगों ने ऐलान करना है ऑफिशियली कि हम दे रहे हैं मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला। ये पीएमएलएन ने नहीं ऐलान करना, ये ऑपोजिशन ने ऐलान करना है। ऑपोजिशन मुत्तफिक होके वो ऐलान करेगी, और इसके अंदर तकरीबन मैं समझता हूं कि सब मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं। बाकी ये अब कोalition के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से अब जो कोalition पार्टनर्स हैं ये आगे बढ़ते हैं और अपना जो फाइनल इन्होंने जो टाइमलाइन दी हुई है उसके मुताबिक ये अपना ऐलान करते हैं। और वजीर आजम के उम्मीदवार पर भी हतमी फैसला हो चुका है तमाम अपोजिशन जमातों का। देखिए, वो अगला स्टेप है, वो भी जो है वो बड़े आराम से वो जब मरहला आएगा वो भी पार हो जाएगा। अभी बात तो वही होगी ना राना साहब, बातचीत तो हो रही होगी इन चीजों पर। जी, बातचीत डेफिनेटली जो है वो आपस में जरूर हुई है, लेकिन उसकी जो वो जब टाइम आएगा तब ये चीजें जरूर जो है आवाम को पता चल जाएगी। ठीक है, पॉइंट टेकिंग। जी लगारी साहब, आपको क्या लग रहा है कि वाकईतन ये 23 से पहले पिक्चर क्लियर हो जाएगी? जब 21 को इजलास होगा उसके बाद ये लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है 23 को, तो कुछ पिक्चर क्लियर होगी या नहीं? अभी पिक्चर क्लियर होने में टाइम है। मेरा ख्याल है कि पहले तो आइन को ही रुजू कर लिया जाए कि आइन क्या कहता है। आइन तो ये कहता है कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाएं, तो इजलास तो शायद 22 को बुला रहे हैं, 21 को बुला रहे हैं, 21 को बुला रहे हैं बेशक। लेकिन बात यह है कि उस जो तहरीक पेश की गई वो कब टेबल की जाती है, और तहरीक टेबल करने का तरीक़ाकार क्या होगा, और उस पर अगर डिबेट होती है तो डिबेट कितने दिन होगी और कैसे होगी। अगर अपोजिशन के फिगर्स पूरे हो जाते हैं तो डिबेट एक तकरीर के बाद वो कहेंगे चलाएं जनाब इस पर वोटिंग कराएं, सही है, और वोटिंग होने का फैसला जो है वो फिर हो जाएगा। लेकिन ये बीच में 21 से 28 तक एक हफ्ते का ये जो फासला रख रहे हैं और ये जो इतना टाइम का ड्यूरेशन रख रहे हैं, ये समझ से बालातर है कि इतना बड़ा टाइम मार्जिन क्यों रख रहे हैं। ये यानी ये जलसे की तैयारी करना चाहते हैं जो उसी दिन करना चाहते हैं। अच्छा, फर्ज करते हैं आपने 28 का जलसा रख लिया और 27 को
मुस्लिम लीग नून कहती है जी हम जलसा कर रहे हैं, 27 का जलसा है, और वो कहते हैं 27 का जलसा करते हैं और 27 को कहते हैं जी हम बैठ गए यहाँ पर, जब तक कि वोटिंग नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हाँ, हो भी सकता फिर क्या है। होगा? अच्छा, फिर क्या होगा? अगर 26 को रख लेते हैं, इन्होंने तो ऐलान कर दिया जलसे का, अगर 26 को सारी अपोजिशन मिल जाती है और कहती है जी हम यहाँ पर जलसा करेंगे, तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में तसादुम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। और हुक्मरान जमात को तो किसी तौर पर भी तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए और उसको नतायज को तस्लीम करना चाहिए। ये एक आइनी अमल हो रहा है, आइन के मुताबिक हो रहा है। ये कोई वो नहीं है कि जनाब का अदालती फैसले के तहत वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाए या किसी और तरीके से निकाल दिया जाए। तो ये आइन का तरीका है। तो आप ये कह रहे हैं कि अनारकी की तरफ सूरत हाल नहीं जानी चाहिए जिस तरफ लेके जा रही है हुकूमत। पॉइंट टेकन लगाई साहब। बस आखिर में मुझे एक मामला पूछना है मंदुखिल साहब से, और जाहिर है हमारे हम सेगमेंट को क्लोज भी कर रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी, ये जो मामला है, वज़ीर आज़म का FIA में गए कादिर खान मंदुखिल साहब, दरख्वास्त जमा कराई है आपने एक, क्या है उस दरख्वास्त में? यही दरख्वास्त है जो मौजूदा हुकूमत ने असम्बली के इजलास चलने के बावजूद एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और सदर पाकिस्तान बिठा के रखा है, और उन्होंने ऑर्डिनेंस में यह कहा कि कोई भी सोशल मीडिया में या दूसरी जगह पे कोई किसी की तज़्ज़ीक़ करे तो उसके खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस लाया है, जिसकी सज़ा 3 साल से उठा के उन्होंने 5 साल कर दी है, और कोई जमानत की 6 महीने के अंदर फैसला होगा। तो सबसे पहले वायलेशन तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद की है। क्या वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठ के एक शख्स अगर वो अकल से हारी ना हो वो ऐसे गुफ्तगू कर सकता है? क्या एक शख्स जिसको सुबह ही घर से निकलते हुए बताया जाता है कि आप वज़ीर-ए-आज़म हो, उसके बावजूद अगर वो इस तरह हरकतें करे तो वो वज़ीर-ए-आज़म की शान के वो है। लेकिन ये हवास क्यों खो बैठा है? ये हवास खो बैठने का इनकी सारी, अभी फवाद चौधरी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया 10 लाख लोगों में से MNS को गुजरना पड़ेगा। ये क्या? वो भाई धमकी किसको दे रहे हो? किराए के तर्जुमान नहीं है। पीपल्स पार्टी क्या चीज का नाम है? पीपल्स पार्टी फांसी, कोड़े, जेलें, ये सब हमने देखी है। ठीक है, डर के मारे पलांग के तुम गए और तुम हमें ठीक है। पॉइंट टेकन सर। ब्रेक का वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया मंदुखिल साहब और नज़ीर लगारी साहब, हमारे सराना एहसान साहब भी मौजूद थे, ज़ैन अली भट्टी, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे सिंध में जो मवेशियों में जल्दी बीमारी लंपी स्किन से अब तक 162 जानवर मर चुके हैं और ये तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। इस बीमारी के खौफ से लोगों ने बीफ का गोश्त खरीदना और खाना तर्क कर दिया है। लोग परेशान हो गए हैं कि किस तरीके से इसका गोश्त इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, जबकि जो हुकूमत सिंध है वो ये कह रही है कि गोश्त खाने से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर घबराहट लोगों में हो रही है, जबकि कोई इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है। पहली बार ये बीमारी आई है पाकिस्तान में जानवरों में, इससे पहले दुनिया भर में हमने इस तरह की बीमारी देखी थी। क्यों इंतजामात नहीं किए गए? ख़त भी लिखा गया है वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से, तो क्या करें? अभी फ़िलहाल इस सूरत हाल में लोग खाएँ या नहीं खाएँ या एहतियात करें, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, एलर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इस सूरत हाल में जब इतनी बड़ी तादाद में जानवर मर रहे हैं और जानवरों में तेज़ी के साथ ही बीमारी फैल रही है, तो क्या करें? गोश्त खाया जाए, नहीं खाया जाए, क्या मशवरा देंगे आप? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे लिटरेचर की जो नॉलेज है वो बहुत बाद में आती है। अब ये जब वायरस स्टार्ट हुआ इससे पहले ही लिटरेचर की नॉलेज आ जाती कि इस वायरस से कोई नुकसान ह्यूमन इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं या इसके दूध से ह्यूमन इन्फेक्टेड नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल लें कि अगर माँ को खुदा ना खास्ता टीबी हो जाती है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, तब हम कहते हैं माँ को कि बच्चे को आप दूध पिलाएं, बच्चे को दूध से कोई असर नहीं होता। इवन दो कि कोविड में भी हमने माँ का दूध कभी बंद नहीं किया। एज आप अगर गायों और बैलों में देख लें, अगर उसका दूध निकाला जा रहा है तो उससे वायरसेस अटैक नहीं कर रहा है। पहले तो ये बात दिमाग में बिठा लें। मैंने आपको ह्यूमन वायरसेस और जानवरों के वायरसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले तो आप ये दिमाग में बिठाएं कि वायरसेस अटैक नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में जाके कोई अटैक नहीं करते हैं। वायरसेस अपनी बॉडी में रहता है, दूसरी बॉडी में नहीं जाता है।
सेकेंडली, अगर एक चीज मैं दूसरे लोगों से डिस्कस कर रहा था तो दूसरे लोगों की एक जो मयाद थी, यानी बहुत सारे लोगों को ये था कि ये गोश्त के अंदर जो मार्क्स आ रहे हैं वो हमें उससे घिन आ रही है, उससे चीजें हमें अच्छा नहीं लग रहा खाने का। मगर अगर एक चीज देखी जाए कि उससे नुकसानात कुछ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे में तो अगर आगा खान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज ने या WHO ने या हमारी जितनी भी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, इन्होंने एक चीज का आपको गोल दे दिया है, थ्रो कर दिया है कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना ये वायरसेस आपकी बॉडी में जाके आपको वायरसेस कराएंगे। लेकिन अगर इंसान को फील होता है कि इस खाने से इनको घिन आ रही है या इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऑफ कोर्स दे डोंट हैव टू ईट इट। दूसरा, हमारे गाय भैंसों में हमेशा से आप देखेंगे वॉर्म्स, कीड़े और दूसरे इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा सबसे अच्छा फैक्ट जो खाने का है वो ये है कि हाई टेम्परेचर पर हम इसको कुक करते हैं। जब हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज कुक की जाती है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो चिकन हो, तो आपके जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाता है और आपको इन्फेक्शन आगे नहीं पहुंचता। डॉक्टर साहब, आप भी कह रहे हैं, कई डॉक्टर्स कह रहे हैं, फिर ज़ाहिर महकमा लाइफ स्टॉक भी यही कह रहा है कि बीमारी मुंतकिल नहीं होती जानवरों से इंसानों में, लेकिन गोश्त नहीं है मार्केट में। अगर हम देखें कराची की मुख्तलिफ मार्केट से गोश्त फरोख्त नहीं किया जा रहा, खुद ही कसाई गोश्त लेकर नहीं आ रहे हैं, तो इससे भी तो ये तासुर जा रहा है कि शायद इस गोश्त से खतरा है कि गोश्त इस्तेमाल करने से या दूध इस्तेमाल करने से। तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए आपको लगता है कि हुकूमत को भी कोई आगाही मुहिम चलानी चाहिए? बिल्कुल, आपने जिस तरह बहुत बड़ा काम किया आज बोल न्यूज ने कि हमें आप लेते हैं या बहुत सारे लोगों को आप इनरोल करते हैं, और सबसे बड़ा चैनल बोल ही है जो सच बुलवाता है, और हम लोग जैसे लोगों को आगे आके फ्रंट में आप बोलने का मौका देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट को पहले ही, अगर मैंने आपको पहले ही ऑप्शन में ये कह दिया कि अगर गवर्नमेंट या पहले ही हमारी WHO की है या हमारी जितने भी एजेंसीज है, ये पहले ही अगर ये लेटर थ्रो कर देते हैं या ये पहले ही चीजें बता देते हैं या रिसर्च करके ये चीजों को फैक्ट प्रूफ कर देते हैं कि इससे हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो हमें कभी भी ये गोश्त ना खाने की जहमत नहीं पड़ती। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टडीज है उनकी रेशो सबसे कम है, और लोग अफवाहों पे यकीन करते हैं कि व्हाट्सएप पे आपके आ जाए कोई खबर या फिर सोशल मीडिया पर आ जाए तो उस पर ज़्यादा यकीन किया जाता है, उस पर पूरा आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। नाज़रीन, कहने का मकसद सिर्फ यही है कि डॉक्टर्स हज़रात भी यही कह रहे हैं, जो महकमा लाइफ स्टॉक है उसके अलावा तमाम जो रिसर्चर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस गोश्त को खाने से या जानवर का दूध पीने से किसी किस्म का कोई मसला नहीं, क्योंकि जानवरों से इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल नहीं हो रही है। तो अफवाहों पर कान नहीं धरें। अगर आपको ये इस पर भरोसा होता है तो आप ज़रूर सा गोश्त भी इस्तेमाल करें और दूध भी इस्तेमाल करें। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।